नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं समास पहचान करने की बेहतरीन ट्रिक, जिसके माध्यम से आप सभी लोग कम समय में बिल्कुल आसानी से समास की पहचान कर सकते हैं। समास एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी के सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी छात्र, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप सभी को सभी प्रकार के टॉपिक के ट्रिक के माध्यम से क्लासेस ऐसे ही लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समास की क्लास। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, नोट करते जाइए। बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग जानेंगे, समझेंगे और कैसे पहचान कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं समास। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, समास का जो अर्थ है, यानी जो शाब्दिक अर्थ है, संक्षेप है। इसे आप ध्यान रखेंगे। समास को का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। समास को संक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। समास के 4 पद होते हैं, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो पद है उसे समस्त पद कहते हैं, और जो दूसरा पद है पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। कैसे है, एक शब्द के माध्यम से इन चारों पदों को हम लोग समझ जाएंगे, फिर आगे हम लोग एक एक करके समास को समझेंगे। पहले समास के बेसिक को हम लोग समझते हैं, जानते हैं। आप सभी लोग बहुत सारे किताबें पढ़े होंगे, बहुत जगह से चीज़ें को पढ़े होंगे, समास को पढ़े होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए होंगे। अपने परीक्षा हॉल में जैसे ही बैठते हैं, आप सभी समास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो समस्याएं होती है, गलत करके चले आते हैं। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं होगी। आज के इस क्लास में बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जैसे ही समास के शब्दों को देखेंगे, पहचान कर पाएंगे कि कौन सी समास है, बिल्कुल कम समय में। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। समास का पद, जैसे एक हम ले लेते हैं राजकुमार। आप लोग यहां देख सकते हैं, एक राजकुमार एक ऐसा शब्द है। क्या है ये जो शब्द है राजकुमार, ये समास है। ठीक है, इसे ध्यान रखें। समास यानी समस्त पद है। समस्त पद क्या होता है? संक्षेप होता है। एक शब्द में जिसे कहते हैं वही तो समस्त पद है। अब इसमें 2 पद हैं। कौन कौन सा पद है? एक है राज यानी राजा, एक है राजा का कुमार। ठीक है, एक राजा शब्द है पहला और दूसरा कुमार है। ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले जो पद है, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं, यानी राजकुमार का हमने क्या कर दिया? राजा का कुमार। आप सभी लोग देख सकते हैं, राजकुमार का हमने क्या कर दिया? राजा का कुमार। तो राजा का कुमार क्या हो गया? ये समास विग्रह हुआ, यानी इस समस्त पद का हमने विग्रह कर दिया, एक बड़ा रूप दे दिया। तो वह क्या कहलाता है? वही तो समास विग्रह कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे कि समास के पद क्या है और कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। अब आगे आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे, समास की परिभाषा क्या है उसे समझिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। ध्यान रखिए, आप जब संधि पढ़ते हैं, आगे क्लास में हम लोग संधि को भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, लेकिन संधि में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल होता है। लेकिन समास में ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। यहां शब्दों का परस्पर संबंध होता है, वही तो समास होता है, वही समास कहलाता है। तो आप लोग समास की परिभाषा को भी समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए आगे हम लोग समास के भेद को पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाए समास के कुल कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो कुल 6 प्रकार है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास और 6वां बहुव्रीहि समास। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक एक समास को क्रम से, उदाहरण के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से पहचान करते, समझते, बिल्कुल आसान शब्दों में चलेंगे। तो चलिए हमारी शुरुआत हो गई
सबसे पहला अव्ययी भाव समास, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी परिभाषा को आप लोग एक बार देख लीजिए। बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, किताबें पढ़े होंगे, लेकिन परिभाषा से आप लोग पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोग आसान शब्दों में ट्रिक से समझ जाइए। ठीक है, आप सभी को ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कम समय में, नैनो सेकंड में आप सभी लोग समास की पहचान कर सकते हैं। परिभाषा को पढ़िए आप लोग। जिस समास का पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो। जैसा कि हमने बताया पूर्व पद क्या होता है, अब उसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक को आप लोग देखिए। पहचानने का ट्रिक आप सभी के सामने है कि पहला पद में अव्यय हो या उपसर्ग लगा हो। अव्यय उपसर्ग क्या है इसे समझिए। जिसमें उपसर्ग क्या है, भर लगा हो, प्रति, आ, यावत, अथा। ध्यान रखिए, जिस शब्द में पूर्व में, यानी आप ध्यान रखिए पूर्व में यानी उस शब्द के पहले भर लगा हो, प्रति, आ, यावत, यथा लगा हो, तो आप सभी लोग ध्यान रखिए वो शब्द क्या कहलाता है, वह शब्द अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, जैसा कि हमने बताया, यथाशक्ति में शक्ति में क्या लगा है, कौन सा उपसर्ग, यथा लगा है। आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने बताया था ना, ये लगा हो तो वह कौन सा अव्ययी भाव कहलाएगा। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। सभी लोग ध्यान रखिए, जैसे ही आपको समास पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग समास विग्रह करिए, फिर उसकी पहचान बिल्कुल आसान शब्दों में कर पाएंगे, ये ट्रिक से भी कर पाएंगे। उसके पूर्व में यथा लगा यानी उपसर्ग लगा है। जब भी किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो, अव्यय लगा हो, या ये सभी शब्द लगे हों, वो ये अव्ययी भाव कहलाता है। यहां देख सकते हैं भरपेट। भरपेट यानी पेट में भर लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसका समास विग्रह पेट भर कर, यानी अव्ययी भाव समास। ये दिन है, दिन में प्रति क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। उपसर्ग भी प्रति है और अव्यय भी है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उपसर्ग लगने से हर एक दिन के लिए इसका समास विग्रह हुआ। उसी प्रकार से जीवन, यानी एक शब्द दिया है आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगने से एक नया शब्द बना आजीवन, जो कि समास है। अब कौन सी समास है, तो हम समास विग्रह करेंगे जीवन भर के लिए, समास की पहचान कर पाएंगे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आ उपसर्ग लगा है। अगले उदाहरण के माध्यम से फिर से हम समझेंगे। जन्म यानी आजन्म शब्द दिया हुआ है, इसमें जन्म में आ उपसर्ग लगने से क्या हो गया, यह अव्ययी भाव समास हो गया। यानी यहां ध्यान रखेंगे जन्म भर के लिए, यहां ध्यान रखेंगे जन्म भर के लिए, जन्म भर के लिए। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका समास विग्रह क्या होगा, जन्म भर के लिए आजन्म होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अव्ययी भाव समास को पहचान कर पाए होंगे और समझ गए होंगे इस ट्रिक के माध्यम से। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि जिसमें उपसर्ग लगा हो, जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो, कौन कौन से उपसर्ग, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। भर, प्रति, आवत, यथा पूर्व में लगा हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। काफी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में तत्पुरुष समास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए परिभाषा को समझते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब ट्रिक क्या है, पहचानने का ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्ह यानी बिल्कुल आसान है। तत्पुरुष समास, राजकुमार, यहां हम ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं राजकुमार। अब इसका जैसे ही समास विग्रह, सभी लोग ध्यान रखिए, जैसे ही समास पूछा जाए उसकी समास विग्रह को जरूर करिएगा, फिर सही समास की पहचान कर पाएंगे, तभी ट्रिक से आप अच्छे से समझ पाएंगे। राजकुमार यानी राजा का कुमार, ध्यान रखिए, राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। कुमार क्या है, बेटा है। इसमें इसका किसका नाम है, राजा के बेटे का नाम ही तो राजकुमार है, यानी इसमें दूसरा पद प्रधान हुआ। तो परिभाषा क्या कह रहा है, उत्तर पद यानी उत्तर पद प्रधान हुआ। इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन ट्रिक से आप लोग समझिए। इसमें क्या है, कारक चिन्ह का लगा है, का यानी का क्या है, ये कारक चिन्ह है। आप सभी लोग कारक को पढ़े होंगे। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, लेकिन तत्पुरुष का जो समास है उसमें 6 कारक को हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहचान करेंगे। तो आई होप आप लोग तत्पुरुष समास को समझ गए होंगे, यानी इसमें कारक चिन्ह लगा हो,
कारक चिन्हों का लोप हो वह तत्पुरुष समास होगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब भी तत्पुरुष समास पूछा जाएगा उसमें कारक चिन्ह का जरूर प्रयोग होगा। तत्पुरुष समास के यानी 6 प्रकार है। कौन कौन सा है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। आप सभी लोग कारक को देख सकते हैं। कर्म में को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को के लिए, अपादान से यानी अलगाव यानी अलग होने का बात कही जाती है, संबंध में का, के, की, रा, रे, री और अधिकरण में पर। ये कारक चिन्ह है, यानी इससे पहचान कर पाएंगे कि तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा समास है। इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ध्यान रखिए, जब तत्पुरुष समास पूछा जाए तो जैसे ही कारक चिन्ह दिया हो आप समझ जाएंगे तत्पुरुष समास है। लेकिन जब तत्पुरुष समास के अंदर पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तब इस कारक चिन्हों से हम पहचान कर पाएंगे कि कर्म तत्पुरुष है, कि करण तत्पुरुष है, कि संप्रदान है, अपादान या संबंध है। तो चलिए आगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास यानी यश प्राप्त। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, यहां आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे ये कारक चिन्ह। यानी कारक चिन्ह क्या है? कर्म में क्या है? कर्म में को कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो जब यश प्राप्त आपको उदाहरण दे दिया जाए या शब्द पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष कारक समास है, तो यश को प्राप्त यानी को लगा है तो यह क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसीलिए स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गत जब हम समास विग्रह करेंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, समास विग्रह बहुत जरूरी है। जैसे ही समास विग्रह आप सभी लोग कर पाएंगे, सही समास की पहचान कर पाएंगे। इसलिए आप लोग समास विग्रह जरूर करिए, तभी ट्रिक के माध्यम से आप पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कर्म है। अगला हम लोग देखेंगे करण तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष में साधन या माध्यम बनाया जाता है। किसे? आप सभी लोग उदाहरण को देखिए, तुलसीकृत। तुलसीकृत यानी इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा कृत या रचित। क्या है? कोई पुस्तक है तुलसी द्वारा, जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस क्या है? वह तुलसीदास द्वारा रचित है, यानी उनके द्वारा लिखा गया है। तो तुलसीदास के द्वारा यानी जब द्वारा प्रयोग हो या से प्रयोग हो तो वह करण तत्पुरुष होता है। मुंह मांग यानी मुंह से मांगा, मुंह से मांगा यानी से प्रयोग हुआ है तो यह करण तत्पुरुष होगा। यहां ध्यान रखेंगे, से आपका जो है करण में भी प्रयोग होता है और अपादान में प्रयोग होता है, लेकिन अपादान में अलगाव होता है, करण में साधन होता है या माध्यम। यानी मुंह मांग यानी मुंह से मांगा, यानी कोई भी किसी सामान को मांगता है तो किसके द्वारा मांगता है? अपने मुंह के द्वारा, यानी वह मुंह उसके मांगने का माध्यम है, साधन है। तो आप समझ गए होंगे करण तत्पुरुष। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए और आसान शब्दों में समझिए। हवन सामग्री। संप्रदान तत्पुरुष क्या है? को या के लिए प्रयोग होता है। क्या है इसका कारक चिन्ह? को या के लिए, तो हवन के लिए कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो आप सभी लोग समझ जाएंगे, जैसे ही कारक चिन्हों का प्रयोग हो यह तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर पूछा जाए तो कौन सी समास होगी? तो के लिए किसका है? संप्रदान तत्पुरुष होगा, यानी ये संप्रदान कारक चिन्ह है तो संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। अगला है रसोई घर। इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए जब प्रयोग हुआ, के लिए क्या है? ये कारक चिन्ह है। जैसे ही हमें पता चले कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो वह तत्पुरुष होगा। लेकिन अंदर पूछा जाए कि तत्पुरुष में कौन सा है, तो के लिए किसका कारक है? तो वह संप्रदान कारक है, तो वह संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो इसे भी समझ गए होंगे आप सभी लोग आसान शब्दों में। आपादान को हम लोग समझेंगे। आपादान क्या है? इसमें भी आपादान कारक चिन्हों में से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अलगाव की बात होती है, यानी अलग होने की बात होती है। अब उदाहरण से समझेंगे कैसे अलग होने की बात होती है। सर आप बता रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहे, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट करते जाइएगा, हमारी बातों को सुनिएगा, ध्यान से नोट करिए, बिल्कुल आसान से आप समझ जाएंगे। तो बार बार आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार इस वीडियो को देखिए, अपने एग्जाम से पहले देखिए,
फिर आप एग्जाम में बैठिए, आसान कम समय में आप समास की पहचान कर पाएंगे। जन्म रोग यानी जन्म से रोगी, यानी ध्यान रखेंगे से प्रयोग हुआ है, यानी जन्म से रोगी, यानी यहां अलगाव की बात हो रही है। जैसे धनहीन, धन से हीन, से प्रयोग हुआ है, जैसे ही से कारक चिन्ह प्रयोग हो तो यह तत्पुरुष होगा। लेकिन यहां पता करना होगा कि तत्पुरुष में कौन सा कारक है, तो अपादान होगा। कैसे होगा अभी आप लोग समझे नहीं होंगे। धन हीन यानी धन से हीन, धन से हीन यानी गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। हीन क्या होता है, हीन यानी गरीब होना, किससे, धन से, पैसा से। जो गरीब आदमी जो है धन से पैसा से गरीब होता है, यानी वह गरीब क्या है, पैसे से अलग है, अलग होने का बात हो रहा है। क्या है, अलग होने का बात हो रहा है, यानी अलगाव का बात हो रहा है। गरीब व्यक्ति क्या होता है, गरीब व्यक्ति धन से, पैसा से, रुपया से क्या होता है, अलग होता है, उससे दूर होता है। यानी यहाँ से जो संबंध है, से कारक चिन्ह का संबंध है, अलग होने का भाव दर्शा रहा है इन दो पदों के बीच। तो आप समझ गए होंगे इसे। अगला है ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कैसे पहचान करेंगे। ऋण यानी कर्ज, किसी व्यक्ति को आप कर्ज दिए हैं, जब उसके कर्ज की भरपाई कर देंगे तो क्या होगा, उससे मुक्त हो जाएंगे, यानी उससे फ्री हो जाएंगे। तो से क्या है, उस कर्ज से मुक्त होने का, यानी उस कर्ज से अलग होने का भाव दर्शा रहा है। आप समझ गए होंगे ना अब बिल्कुल आसान शब्दों में कि क्या है, ऋण से मुक्त होने का भाव यहां से दर्शा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो अपादान है यहां से जो है अलग होने का भाव दर्शाता है, लेकिन वहां जो करण कारक में है वह माध्यम होता है। क्या होता है, साधन होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, हमने बताया मुंह मांग, क्या था, मुंह मांग, यानी इसका क्या होगा, मुंह से मांगा। ये क्या था, मुंह से मांगा, यानी से प्रयोग इसमें हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, मुंह क्या है, मांगने का एक माध्यम है, साधन है, तो यहाँ करण कारक होगा। लेकिन यहाँ ऋण से मुक्त, यानी ऋण यानी कर्ज से आप मुक्त हो रहे हैं, कर्ज से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ अलगाव की बात जब कही गई तो यह क्या कहलाएगा, यही तो आपका अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अगले जो है समास की ओर। संबंध, ठीक है, ये आपका है संबंध तत्पुरुष। आप लोग देख सकते हैं संबंध तत्पुरुष क्या है, इसमें विश्वास पात्र, यानी संबंध में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध का प्रतीत होता है, संबंध प्रकट करता है। इसमें का होता है, इसका कारक चिन्ह की होता है, के होता है, रा होता है, रे होता है। विश्वास पात्र यानी समास विग्रह जैसे ही करेंगे, विश्वास का पात्र यानी का लगा है, तो उस विश्वास का पात्र यानी इसके बीच संबंध दर्शा रहा है। उसी तरह राजकुमार यानी राजा का कुमार, कुमार क्या है, कुमार का अर्थ है बेटा, यानी राजा का बेटा, राजा का बेटा यानी राजा और बेटे का संबंध है, का कारक चिन्हों से प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह प्रयोग हुआ, तो ये संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, पितृभक्त यानी पिता का भक्त, पिता का भक्त यानी पिता और भक्त से संबंध एक प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब अगले समास की ओर चलते हैं। अगला समास है अधिकरण समास, जो कि तत्पुरुष समास का अंतिम यानी छठवां समास है। आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, इसमें में या पर होगा। क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष का कारक, अधिकरण कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, में या पर होता है। आत्मविश्वास यानी जैसे ही समास विग्रह करेंगे आत्मा पर विश्वास यानी पर लगा हो तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। उसी तरह धर्मवीर यानी धर्म में वीर। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में जब तत्पुरुष खाली पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जब तत्पुरुष पूछा जाए, ये तत्पुरुष अव्ययी और कर्मधार है द्विगु पूछा जाए, तो उसमें जैसे ही धर्मवीर पूछा गया यानी धर्म में वीर, आप जैसे ही उसका समास विग्रह करेंगे में कारक चिन्ह देखेंगे तो आप जो है तत्पुरुष समास पर टिक कर देंगे। लेकिन जब तत्पुरुष समास के अंदर पूछा जाए कि अपादान है कि अधिकरण है, संबंध है, तब वहाँ सही जो है समास की पहचान करेंगे, कौन सा होगा, अधिकरण होगा, क्योंकि में लगा हुआ है। ठीक है, आप बीती यानी आप पर बीती, पर और में किसका है, अधिकरण तत्पुरुष का है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष का है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कर्मधारय समास। ये समास अभी जो हमने पढ़ा वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ा। अब तीसरा हम लोग कर्मधारय समास को पढ़ेंगे, उसकी पहचान करेंगे, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी परिभाषा को आप सभी लोग देख लिए होंगे। अब पहचानने का ट्रिक हम लोग समझेंगे। क्या ट्रिक है, जहां विशेषण
विशेष्य हो या उपमेय उपमान हो या किसी वस्तु का तुलना हो या किसी व्यक्ति का तुलना की जा रही हो। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कर्मधारय समास क्या कहता है? कर्मधारय समास कहता है जहां किसी चीज की विशेषता बताई जाए, क्या हो, विशेषता बताई जाए या उसकी किसी वस्तु से किसी व्यक्ति की तुलना की जाए, वहां सदैव कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास होता है। कैसे समझेंगे? उदाहरण समझिए आप लोग। चरण कमल, इसका समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण, यानी कमल के समान चरण। चरण क्या है? कमल के समान है, यानी चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो यहां तुलना हो, जहां विशेषता बताई जाए, इस चरण की विशेषता कमल के समान बताई जा रही है, वहां क्या कहलाता है? वही तो आपका कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। ध्यान रखिए, इसमें आप लोग जैसा लगाकर भी, क्या, जैसा शब्द लगाकर कर्मधारय की पहचान कर सकते हैं। जैसे आप लोग लगाइए यहां पर चरण कमल, चरण कमल जैसा क्या है, यहां ध्यान रखेंगे, कैसा लगा के, सॉरी कैसा लगा के, चरण कैसा है, आप ध्यान रखिए, चरण कैसा है, तो कैसा है? चरण जो है कमल के समान है, तो क्या क्या होगा? यह कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कैसा लगा के आप पहचान कर सकते हैं। अगला है चंद्रमुख, यानी इसमें देखेंगे चंद्रमा के समान मुख, क्या है? इसका समास विग्रह करते पहचान कर पाएंगे, चंद्रमा के समान मुख। मुख कैसा है? यानी मुंह जो है वह चंद्रमा के समान है, यानी इसकी विशेषता क्या है? मुख की विशेषता जो है चंद्रमा के समान होना। तो यहाँ हम देखेंगे मुख कैसा है, कैसा शब्द लगा के आप पहचान कर सकते हैं। मुख कैसा है? तो चंद्रमा के समान है। जब ऐसे शब्द पूछा जाए तो कैसा लगा के आप पहचान कर पाएंगे कर्मधारय समास की। ठीक है, अब अगले उदाहरण के माध्यम से आप सभी लोग स्क्रीन पर देख के समझिए। परमात्मा, यानी परम है जो आत्मा, आत्मा कैसा है? परम है, यानी परम यानी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा का विशेषता क्या है? उसकी श्रेष्ठ होना, यानी इसमें विशेषता की बात हो, जैसा कि हमने बताया, किसी से तुलना की जाए या विशेषता की बात बताई जाए, तो वहां पर सदैव क्या होता है? वहां पर सदैव कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे, अगला देखेंगे द्विगु समास। ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आसान से आप सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, कम समय में देखते पहचान कर पाएंगे। पहले आप लोग परिभाषा को पढ़िए। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे देख लिए होंगे इसकी परिभाषा को। अब पहचान करने की ट्रिक को आप सभी को बताएंगे। क्या ट्रिक है? पूर्व पद संख्यावाची होता है या समूह या समाहार होता है। सभी लोग ध्यान रखिए, संख्यावाची के साथ साथ समूह या समाहार को जरूर प्रकट करे। ध्यान रखिएगा सभी लोग, संख्यावाची जरूर हो, उसके साथ साथ समूह और समाहार जरूर प्रकट करे, तभी वह क्या कहलाएगा? तभी वह द्विगु समास कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे चौराहा। चौराहा क्या है? चार राहों का समूह। इसका पहला पद क्या है? पहला पद तो संख्यावाची है, जैसा कि हमने बताया पहला पद संख्यावाची हो, लेकिन समूह और समाहार को प्रकट करे। तो यहाँ क्या है? चार राहों का समूह। आप सभी लोग देख सकते हैं, एक राह इधर से, एक राह इधर से, और एक राह इधर से, और एक राह इधर से मिलके जब एक जगह मिलते हैं तो यही तो समूह होता है। यही चार राहों का, यानी इधर राह, इधर से राह, और इधर से राह, और इधर से, चारों राह का एक समूह हुआ, तो इसे चौराहा कहा जाता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे द्विगु समास को। अगला देख लेते हैं, अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों का समूह, यानी संख्या भी है और समूह को भी प्रकट कर रहा है, तो कौन सा होगा? यह द्विगु समास होगा। आगे देख लेते हैं, तिरंगा, यानी 3 रंगों का समाहार, यह द्विगु समास होगा। लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछा जाए त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन सा समास है, तो आप सभी लोग फट से बता देंगे कि सर ये द्विगु समास होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह द्विगु समास नहीं है, यह गलत है। कैसे गलत है? आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, आप सभी को बताएंगे। हमने आप सभी को क्या बताया? अभी हमने बताया कि संख्यावाची हो और समूह और समाहार को जरूर प्रकट करे, तभी वह द्विगु समास होगा। त्रिरत्न यानी 3, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 3 रत्नों वाला। क्या होगा? 3 रत्नों वाला।
तीन तो संख्यावाची हो रहा है, लेकिन यहाँ समूह और समाहार को नहीं प्रकट कर रहा है, तो यह द्विगु समास नहीं होगी, यह बहुब्रीहि समास होगी। कौन सा? बहुब्रीहि। आगे हम लोग बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे, समझेंगे, द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर को भी समझेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान रखिए, इस ट्रिक को आप सभी लोग समझिए। जहां संख्यावाची के साथ साथ समूह और समाहार का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, समूह और समाहार का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी लोग समास विग्रह करके पहचान करिएगा। दोपहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समाहार, यहाँ समाहार दिया है और पहला पद संख्यावाची है, तो फटाक से आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, द्विगु समास है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहचान कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप सभी से। ठीक है, तो इसे आप सभी अच्छे से समझ गए। अगला हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला और दूसरा दोनों पद की प्रधानता हो। क्या हो? प्रधानता हो, दोनों की मुख्यता हो, वह द्वंद्व समास होता है। कैसे हम पहचान करेंगे? पहचान करने का ट्रिक आप सभी लोग देख लीजिए। इसमें योजक चिन्ह यानी डैश इस तरह लगा हो और एक दूसरे को विलोम हो और का लोप हो। ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह भी हो और एक दूसरे का अपोजिट हो, यानी योजक हो, क्या हो? विलोम शब्द हो, और उसमें और शब्द का लोप हो, यानी और शब्द छिपा हुआ हो, वह क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास। उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। माता पिता, सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पष्ट रूप से आप सभी लोग समझिएगा। माता पिता, माता पिता में आप सभी लोग ध्यान रखिए, योजक चिन्ह अधिकतम जो है, अधिकतम शब्दों में द्वंद्व समास में होता है, लेकिन सभी शब्दों में नहीं होता है। माता पिता क्या है? माता पिता यानी माता और पिता दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। जैसे ही समास विग्रह करेंगे और शब्द छुपा हुआ, ध्यान रखिए, एक दूसरे का विलोम हो और दोनों पद की क्या हो? दोनों पद की प्रधानता हो। माता और पिता दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों प्रधान होते हैं, इसीलिए द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, दिन रात, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लगा है और एक दूसरे के विलोम है। जैसे ही जो है हम समास विग्रह करेंगे, रात और दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात और दिन। ठीक है, तो इसे समझ पाएंगे आप सभी लोग। रात और दिन यानी और का लोप हुआ है, तो यह द्वंद्व समास होगा। एक आपका आता है जैसे साथ साथ, ऐसे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए साथ साथ, तो आप सभी लोग कहेंगे सर योजक चिन्ह आपने बताया था, योजक चिन्ह लगा हो तो द्वंद्व समास है, लेकिन गलत है। क्या है? द्वंद्व समास नहीं होगा। क्या होगा? आप सभी को हम बता दें, यह अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्यों द्वंद्व समास नहीं होगा? हमने आप सभी को अभी ट्रिक के माध्यम से समझाया, उसमें योजक चिन्ह ज्यादातर शब्दों में लगा होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे का विलोम हो और शब्द का लोप हो। साथ और साथ नहीं होता है, साथ साथ में साथ और साथ एक दूसरे को विलोम नहीं है, यानी दोनों सेम है, दोनों समान शब्द है, तो यह द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास जैसे राजा और रानी, इसमें योजक चिन्ह भी लगा है और एक दूसरे के विलोम है, दोनों शब्द की, दोनों पदों की प्रधानता है और शब्द का लोप होता है और सब छिपा हुआ होता है, वह क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। एक और देवासुर है। आप सभी लोग कहेंगे कि देवासुर में तो योजक चिन्ह नहीं लगा, तो यह द्वंद्व समास कैसे? लेकिन ध्यान रखिए, देवासुर में देव और असुर यानी और का लोप है। देव यानी देवता, असुर यानी राक्षस। देवता और राक्षस एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है। जब भी विलोम एक दूसरे के विलोम हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग समझ जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए रात रात, तो ये कौन सा है? इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास है, लेकिन गलत है। हमने बताया कि योजक चिन्ह के साथ साथ एक दूसरे का विलोम हो, लेकिन यहां तो समान शब्द है, तो यह क्या कहलाएगा? यह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसे समझ लीजिएगा आप सभी लोग। जब एक समान शब्द की पहचान हो, तो वह अव्ययी भाव होगा, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, एक दूसरे का विलोम हो, दोनों की प्रधानता हो, तो वह द्वंद्व समास होगा। अगला आपका है बहुब्रीहि समास। समास का अंतिम समास होगा। इसकी परिभाषा को समझिए आप सभी लोग। जिस समास का पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है, कौन सा? तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। अब ये कौन सा समास है, कैसे पहचान करेंगे? आप सभी लोग कहेंगे सर इसकी पहचान तो नहीं कर पाते हैं, क्या ट्रिक है? तो आप सभी लोग समझ जाइए, ट्रिक सिंपल सा है। इसमें अक्सर देवी देवताओं का नाम आता है।
कैसे? जैसे ही समास पूछा जाए, एक हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आप समझ जाएंगे देवी देवताओं का कैसे नाम आता है। और परिभाषा में बता रहे थे कि पहला दूसरा न हो के तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र, कपड़ा की बात कही जा रही, कपड़ा को अंबर कहा जाता है। पीला है जिसका अंबर, पीला और अंबर, पीला क्या होगा? पहला पद हो गया और अंबर दूसरा पद, ये दोनों प्रधान न होकर के तीसरा कौन हो रहा है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है? ये तो भगवान है ना, देवता है। जैसा कि हमने बताया जो बहुब्रीहि समास है उसमें अक्सर देवी देवताओं का नाम आता है। तो जब भी पूछा जाए पीताम्बर, त्रिलोचन, त्रिलोचन में क्या है? तीन है लोचन यानी नेत्र जिसके, अर्थात शिव की बात कही जा रही है। तो यह बहुब्रीहि समास है, तीसरा पद प्रधान हुआ। अगला है लंबोदर। जैसे ही लंबोदर का हम समास विग्रह करेंगे, लंबा है उदर, उदर क्या होता है? उदर को पेट कहते हैं, जिसका, अर्थात गणेश। यानी पहला पद क्या है? लंबा, उदर दूसरा पद है यानी पेट दूसरा पद है, जिसका, यानी ये दोनों पद की प्रधानता नहीं है, तीसरा कोई और पद प्रधान हो रहा है। कौन? श्री गणेश। यानी लंबोदर कौन है? श्री गणेश यानी गणेश। तो इसमें देवी देवताओं का नाम हुआ। तो यह कौन सा समास हुआ? यह बहुब्रीहि समास। तो इसे आप सभी लोग अच्छे से पहचान कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से समास की पहचान करने का ट्रिक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आप सभी को बताएंगे जो कन्फ्यूजन होता है, जो थोड़ी सी समस्याएं होती है दो समासों के बीच, कभी कभी एक ऐसा शब्द होता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समस्याएं हो जाती है कि सर ये कौन सा समास होगा। तो स्क्रीन पे आप सभी लोग देखिएगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। ये क्या है इसमें अंतर? एक शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ काफ़ी प्रचलित, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन सा समास है। तो आप सभी लोग देखिएगा, हम कर्मधारय और बहुब्रीहि के दोनों के परिप्रेक्ष्य में इसे समझेंगे। यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव की बात कही जा रही है। तो यह कौन सी समास होगी? यह बहुब्रीहि समास होगी। यानी इसमें पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा हो रहा है, तो यह बहुब्रीहि होगा। लेकिन जब पूछा जाए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी यहां ध्यान रखिए कंठ कैसा है, कंठ की विशेषता क्या है, यहां ध्यान रखिए। जब कर्मधारय समास की पहचान हम लोग कैसे कर रहे थे? कर्मधारय समास में विशेषता की बात होती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है, वहां क्या होता है? वहीं तो कर्मधारय समास होती है। जहां विशेषता बताई जाए वह कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। यानी हमारे कंठ यानी गले की पहचान क्या है? उसका नीला होना, तो यह कर्मधारय समास होगी। आप सभी लोग ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में जब नीलकंठ पूछा जाएगा तो उसमें एक ही ऑप्शन में होगा, या तो बहुब्रीहि होगा या तो कर्मधारय होगा, दोनों नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप दोनों के परिप्रेक्ष्य में आप समझ गए होंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर क्या है। क्योंकि कभी कभी आप समस्याएं हो जाती है, गलतियां हो जाती है, पहचान नहीं कर पाते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, नीलकंठ में कंठ यानी गले का नीला होना, यानी गले की विशेषता क्या है? उस गले की विशेषता है उसका नीला होना। नीला क्या है? उस गले की विशेषता है, तो कर्मधारय होगा। कर्मधारय में विशेषता की बात होती है। और नीला है कंठ जिसका, यानी शिव की बात होगी। जब तीसरे पद की प्रधानता हो तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। यहाँ भी समस्याएं होती है, इसमें भी अंतर को समझ जाइए, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दशानन और सप्तऋषि समझेंगे आप लोग, अच्छे से समझिएगा। दशानन यानी आप अभी हमने पढ़ा द्विगु समास। जैसे कि हमने देखा, आप सभी लोग पढ़ते हैं कि सर द्विगु समास में पहले पद की प्रधानता होती है और पहला पद जो होता है संख्यावाची होती है। तो यहाँ दशानंद है, यानी 10 है आनंद जिसके, यानी पहला पद तो संख्यावाची है, ये तो द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन नहीं, द्विगु समास नहीं होगा, गलत होगा। हमने क्या बताया था आपको? द्विगु समास में संख्यावाची के साथ साथ समूह या समाहार को जब प्रकट करे तभी वह क्या होगा? द्विगु समास होगा। यानी संख्यावाची और समूह या समाहार दोनों हो। दशानन में क्या है? 10 है आनन जिसके, 10 तो संख्यावाची है लेकिन जिसके आनन यानी मुख हो, अर्थात तीसरे की बात कही जाए रावण की, तो यह बहुब्रीहि समास होगी। जैसे एक और उदाहरण है सप्तऋषि, यानी 7, यानी पहला क्या है? पहला पद जो है संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है? 7 ऋषियों का समूह। दूसरा पद क्या है? समूह या समाहार को प्रकट कर रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं द्विगु समास की पहचान हमने बताया था, समूह या समाहार को प्रकट करे और संख्यावाची दोनों हो
तभी जो है वह बहुब्रीही होगा। तो इसे आप समझ गए होंगे कि क्या है। जैसे एक और उदाहरण को आप लोगों को बता दे, तिराहा। तिराहा का है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, तिराहा, ठीक है। इसे समझिएगा आप सभी लोग ध्यान से। तिराहा क्या है? तीन राहों का समूह। इसका जब समास विग्रह करेंगे क्या होगा? तीन राहों का समूह, ठीक है। इसका समास विग्रह होगा। अभी हम समझते हैं, एक और ले लेते हैं, त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न। अब इसमें क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा तीन रत्नों वाला, ठीक है। इसे समझिएगा। अब यहां देखेंगे तिराहा में क्या है, आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तिराहा में पहला पद तो संख्यावाची है और दूसरा पद समूह या समाहार को प्रकट कर रहा है, तो यह द्विगु समास होगा। लेकिन आप कहेंगे सर त्रिरत्न में तीन तो पहला संख्यावाची है, लेकिन ध्यान रखिए अंत में समूह और समाहार नहीं आ रहा है, तो यह कौन सा समास होगा? यह बहुब्रीही समास होगा। कौन सा? बहुब्रीही समास होगा, यानी तीन रत्नों वाला अर्थात विष्णु की बात कही जा रही है। तो ध्यान रखिए, ये आपका रहा क्या है? द्विगु और बहुब्रीही समास में अंतर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में समास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आज के वीडियो को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आप लोग अच्छे से अब अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में जो है समास की पहचान कर पाएंगे। बिल्कुल आप सभी को कम समय में एक वीडियो में पूरे समास को आप सभी को संक्षेप में ट्रिक के माध्यम से पहचान करने का तरीका समझाने और बताने का हमने प्रयास किया। तो ठीक है, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही इसी तरह क्लास को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।